नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। एक दिन के ब्रेक के बाद पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज फिर बढ़ोतरी की गई है। आज पेट्रोल की कीमत में 25 पैसे तो डीजल की कीमत में 28 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई है, जिसके बाद मुंबई में पेट्रोल की कीमत अब तक की सर्वाधिक 103 रुपए 63 पैसे प्रति लीटर हो चुकी है और डीजल की कीमत भी 95 रुपए 72 पैसे प्रति लीटर हो चुकी है। इसके अलावा देश के कई शहरों में पेट्रोल 100 के पार बिक रहा है। वहीं दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 97 रुपए 50 पैसे प्रति लीटर हो चुकी है और डीजल की कीमत 88 रुपए 23 पैसे प्रति लीटर हो चुकी है। एलजेपी में टूट हो जाने के बाद अब चिराग पासवान ने बीजेपी को लेकर दुख जताया है। द हिंदू से एक साक्षात्कार के दौरान चिराग से जब सवाल पूछा गया कि चुनाव के दौरान आपके अभियान ने एनडीए को प्रभावित किया जिससे आरजेडी को फायदा हुआ, क्या आपको नहीं लगता कि बीजेपी ने आपको सिर्फ इसी वजह से छोड़ा है? इसके जवाब में चिराग ने कहा कि हाँ, मुझे लगता है कि उन्होंने मुझे छोड़ दिया है। बीजेपी की ओर से किसी ने भी मुझसे संपर्क नहीं किया है। ये दुख की बात है क्योंकि मैंने और मेरे पिता रामविलास पासवान ने पूरे दिल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी का समर्थन किया था। चिराग ने कहा कि कोई भी मोदी जी के साथ हाथ मिलाने को तैयार नहीं था। मेरे पिता ने सबसे पहले मोदी का हाथ पकड़ा। चिराग पासवान ने कहा कि पीएम मोदी को नीतीश कुमार ने छोड़ा था, लेकिन हम उनके साथ खड़े थे, चाहे वह राम मंदिर हो, अनुच्छेद 370 हो, सीएए हो या 3 तलाक हो। इसके साथ ही चिराग ने कहा कि अब जब मुझे उनकी यानी पीएम मोदी की जरूरत थी तो मुझे उम्मीद थी कि वो कम से कम मुझसे संपर्क करेंगे, लेकिन अब तक ऐसा नहीं हुआ है। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर उर्फ पीके ने कहा कि उन्हें नहीं लगता कि कोई तीसरा या चौथा फ्रंट वर्तमान सत्ता के लिए चुनौती बन सकता है। उन्होंने एनडीटीवी से बातचीत में कहा कि विपक्षी दलों के बनने वाले संभावित तीसरे या चौथे मोर्चे से उनका कोई लेना देना नहीं है। प्रशांत किशोर ने एनडीटीवी से कहा कि तीसरा या चौथा फार्मूले को पहले भी आजमाया जा चुका है, ये पुराना पड़ चुका है और चालू दौर की राजनीति के लिए फिट नहीं होता है। बता दें, शरद पवार की बीते एक पखवाड़े में 2 बार प्रशांत किशोर से मुलाकात हो चुकी है और इसे लेकर कयास लगाए जा रहे थे कि वे 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले एंटी बीजेपी फ्रंट या तीसरा मोर्चा बनाने की कवायद में हैं। दिल्ली में मंगलवार को विपक्षी दलों की एक बैठक बुलाई गई है। हालांकि इस बैठक में शामिल होने का निमंत्रण राष्ट्रमंच नाम के संगठन की ओर से भेजा गया है, लेकिन ये बैठक इसलिए अहम है क्योंकि एनसीपी के मुखिया शरद पवार इसमें शामिल हो रहे हैं। बैठक में राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा होगी, ऐसा बताया गया है। वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री और तृणमूल कांग्रेस के उपाध्यक्ष यशवंत सिन्हा ने बीबीसी से बात करते हुए इस बैठक को लेकर लगाए जा रहे कयासों को लेकर नाराजगी जाहिर की है। सिन्हा ने कहा, ये एक साधारण सी बैठक है, बस फर्क ये है कि शरद पवार के घर पर हो रही है, तो मीडिया ने इतना बढ़ा चढ़ा के इसको पेश करने का प्रयास किया है। सिन्हा ने कहा कि मीडिया के अनुसार तो मंगलवार को देश में क्रांति हो जाएगी, इस पर आगे हम कुछ बोलना नहीं चाहते, मीडिया को जो अटकल लगाना है लगाने दीजिए। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत को लेकर कांग्रेस नेता और हरीश रावत सरकार में परिवहन मंत्री रह चुके नव प्रभात ने चेतावनी दी है कि उत्तराखंड एक संवैधानिक संकट की ओर बढ़ रहा है, क्योंकि बीजेपी के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत, जिन्होंने इस साल मार्च में शपथ ली थी, उनको 10 सितंबर तक विधानसभा की किसी एक सीट पर जीतने की जरूरत है। लेकिन कानून के अनुसार अब उपचुनाव नहीं कराए जा सकते क्योंकि विधानसभा चुनाव होने में मात्र 1 साल से भी कम समय बचा है। टीओआई से बात करते हुए नवप्रभात ने कहा कि जन प्रतिनिधित्व कानून की धारा 151A के प्रावधान कहते हैं कि ऐसी स्थिति में उपचुनाव नहीं कराया जा सकता है जहां राज्य चुनाव के लिए केवल 1 साल बचा हो। प्रभात ने कहा कि अब बीजेपी के पास एक और मुख्यमंत्री बदलने के अलावा सोमवार को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर अपने संबोधन में नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने दावा किया कि योग की उत्पत्ति भारत में नहीं बल्कि नेपाल में हुई है। उन्होंने कहा, एक राष्ट्र के रूप में भारत के अस्तित्व से बहुत पहले से उनके देश में योग का अभ्यास किया जाता था। ओली ने कहा, जब योग की खोज हुई थी तब भारत का गठन नहीं हुआ था, तब भारत जैसा कोई देश नहीं था, केवल कई राज्य थे। इसलिए योग की उत्पत्ति नेपाल या उत्तराखंड के आसपास हुई, योग की उत्पत्ति भारत में नहीं हुई। बता दें, इससे पहले केपी शर्मा ओली ये भी कह चुके हैं कि भगवान श्री राम का जन्म अयोध्या में नहीं बल्कि नेपाल में हुआ था। भारत में एक दिन में 42,000 से अधिक कोरोना संक्रमण के मामले दर्ज किए गए हैं, जो कि पिछले 91 दिनों में किसी एक दिन में आए सबसे कम मामले हैं। इसके अलावा इस दौरान 1,167 लोगों की मौत हुई है, जिसके साथ ही देश में कुल मृतकों का आंकड़ा 3,89,000 से अधिक हो चुका है और सक्रिय मामले 6,62,000 से अधिक हैं।
ईरान के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति इब्राहिम राइसी ने सोमवार को कहा कि वे राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ नहीं मिलने वाले हैं और न ही तेहरान के बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम को लेकर कोई बातचीत करेंगे। परमाणु कार्यक्रम पर बातचीत को लेकर राइसी ने कहा कि हम बातचीत के लिए कोई बातचीत नहीं करेंगे। राइसी ने कहा कि वे हर उस बातचीत का समर्थन करेंगे जिसमें ईरान का हित हो। इसके साथ ही प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने खुद को मानवाधिकारों का रक्षक बताया। बता दें, इब्राहिम राइसी पर मानवाधिकारों का उल्लंघन के आरोप लगाए जा रहे हैं क्योंकि 1988 में जब करीब 5000 राजनीतिक कैदियों को सामूहिक फांसी की सजा दी गई थी, तब वो ईरान के डिप्टी प्रोसिक्यूटर थे। इसके कारण अमेरिका ने उन पर प्रतिबंध भी लगाए थे। इजरायल में नई सरकार ने अपना कामकाज शुरू कर दिया, जिसके बाद अब इजरायल के विदेश मंत्री याइर लैपिड अगले हफ्ते विदेशी दौरे पर जाने वाले हैं और उन्होंने अपनी पहली विदेश यात्रा के लिए इस्लामिक देश संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई को चुना है। याइर लैपिड 29 और 30 जून को इस दौरे पर होंगे और इस दौरान वो अबू धाबी में इजरायली दूतावास और दुबई में वाणिज्य दूतावास का उद्घाटन करेंगे। बता दें, याइर लैपिड इस गठबंधन की सरकार में उप प्रधानमंत्री भी हैं और 2 साल बाद वो समझौते के मुताबिक बेनेट नेफ्टाली के बाद प्रधानमंत्री बनेंगे। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।